गाइस, वेलकम टू माय चैनल होम मेकर सिंपल लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो वीडियो है वो व्लॉग वीडियो नहीं है। और आज जो मैं है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जो कि है प्रेगनेंसी रिलेटेड। तो इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगी कि मेरी प्रेगनेंसी कैसी रही। मेरी प्रेगनेंसी जो थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। उसी से रिलेटेड मैं बताऊँगी डिटेल्स कि अगर जैसा जैसा एक्सपीरियंस मुझे हुआ है वैसा अगर किसी को होता है तो मेरी जो इसमें मैं जो टिप्स और सजेशंस दूंगी वो आपके काम आ सकते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये सब डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ में जिन्हें ये ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है, उनको हेल्प लगेगी। और दूसरी चीज़ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है उसे क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो मेरे जो अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, नए वीडियोस हैं, उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। सबसे पहले मैं एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर ज़्यादा बोलना चाहूँगी, ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि इंडिया में और अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे बहुत ही कम लेडीज़ हैं जिन मुझे लगता है जिनको पता है कि पीसीओएस क्या होता है। तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी पता कब चला, जब मैंने कंसीव करने की जो मेरी जर्नी थी, जब मैंने स्टार्ट की और मैं अलग अलग डॉक्टर्स से मिली और मैंने गूगल में सर्च किया और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म से मुझे पता चला कि जो मेरे सिम्टम्स थे जिसकी वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो पीसीओएस की वजह से हो रही थी। और क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे मीन्स हम जहाँ रहते हैं या ये सब सब लेडीज़ की बात होती है कि ये होता है ना कि हम लेडीज़ जो हैं वो कभी कभी कुछ चीज़ें को इग्नोर करती हैं, जबकि हमें ये सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और हम ऐसा समझते हैं कि ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं तो हमें कुछ ध्यान नहीं देना चाहिए या खुद ही ठीक हो जाएंगी ये सब चीज़ें। तो ऐसा नहीं होता है। मेरे सर्कल में भी मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे हैं जो ये सब चीज़ें इग्नोर करके रह रहे हैं। पर मैं नहीं चाहती कि जो जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है और मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है कि मैं जितने डॉक्टर्स के पास गई, मैंने गूगल में सर्च किया है, मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया है इसके ऊपर, क्योंकि थक गई थी मैं। और प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब आप मेरी जो मैरिज है उसको अभी रिसेंटली 12 इयर्स पूरे हुए हैं। तो जब आपका जो मैरिज का जो टाइम है वो बढ़ता जाता है ना, तो ये लोगों की मेंटालिटी है, लोग आपको क्वेश्चन करने लगते हैं बेबीज के रिगार्डिंग कि आपके बेबी क्यों नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया। वो सब मीन्स कंसर्न उनका होता है पर प्रॉब्लम हमें होती है बेसिकली। और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। तो मैं आज इस पे इसीलिए ये जो वीडियो बनाने का रीज़न ही यही है कि जो लेडीज़ ये सब चीज़ें इग्नोर कर रही है, जब सिम्टम्स ये सारे सिम्टम्स इग्नोर कर रही हैं, उनके लिए है कि आप प्लीज़ ये सिम्टम्स को इग्नोर ना करिए, कि आप हमेशा एक गायनिक के टच में रहिए। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो गायनिक इज़ द बेस्ट पर्सन टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। कभी भी इग्नोर ना करिए कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो होती है उसे। स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाली हूँ। ये सब चीज़ें ना मैंने अपने पास में ही देखी हुई हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर वो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप अब
इग्नोर मत कीजिए सब चीज़ों को। पहला जो पीसीओएस जिसके बारे में मैं बात करूँगी सबसे पहले, वो होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम। उसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम। और दो तरह का होता है, एक पीसीओडी होता है और पीसीओएस होता है। तो मैं पीसीओडी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, पीसीओएस के बारे में बात कर रही हूँ, जो सिंड्रोम है। और पीसीओडी जो होता है वो डिजीज़ होती है। मैं अभी पीसीओएस के बारे में बात कर रही हूँ, और पीसीओडी के बारे में मैं कभी और बताऊंगी, क्योंकि पीसीओएस जो है वो मेरी प्रॉब्लम है और मैंने उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैं उसी की बात कर रही हूँ अभी। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो पीसीओएस के जो मेन जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो ये होते हैं कि आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। और जो आपको नॉर्मल जो लेडीज़ होती है उन्हें पीरियड्स आते हैं मंथली, और 25 या 21 या किसी किसी को 30 डेज़ की भी साइकिल रहती है। पर ऐसे जो पीसीओएस वाले जो लेडीज़ होते हैं उनको ये सब नहीं होता है। मेरी बात मैं बताती हूँ, मुझे भी 3 महीने में या 4 मंथ्स के बाद या 5 मंथ्स के बाद और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स के बाद तक मुझे पीरियड्स आए। और नॉर्मली पीसीओएस में लेडीज़ को पूरे साल में 9 पीरियड्स हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। मेरा केस तो था कि मुझे तो इससे कम ही हो रहे थे, क्योंकि बहुत सीवियर था। और और दूसरा जो इसका सिम्टम है वो है कि आपके जो फेशियल हेयर्स होते हैं, बॉडी हेयर होते हैं, उनकी ग्रोथ एकदम से बढ़ने लगती है, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ने लगती है। वो होता है एंड्रोजन लेवल आपका जो है वो बढ़ जाने की वजह से। तो दूसरा सिम्टम जो है वो ये है। और तीसरा जो सिम्टम है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी आपकी जो ओवरी होती है जहाँ पे एग्स रहते हैं, उसके आजू बाजू में छोटी छोटी पानी की जो थैलियाँ बोल सकते हैं आप उसको, वो बन जाती है। और वो आपके एग के लिए बहुत नुकसान वाली चीज़ होती है, बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। और इस चीज़ में क्या होता है कि वो जो फॉलिकल्स है ना वो खुद से निकलती ही नहीं है, वो वहाँ पे ही रहती है। इसलिए भी आपको प्रेगनेंसी में या किसी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रह सकती है उसकी वजह से। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें पीसीओएस होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी रुकी है और लेडीज़ प्रेग्नेंट हुई है। पर मेरा जो केस था उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, मुझे प्रेगनेंसी में काफ़ी टाइम लगा। इसका रीज़न एक चीज़ मैंने जो अभी तक की जो मेरी रिसर्च थी उसमें मैंने पता लगाया, सब में ऐसा ही रीज़न है कि हेरिडिटी से होता है। बट मेरे केस में तो हेरिडिटी से नहीं हुआ है, ना मेरी मॉम को है, ना मेरी नानी को है, ना कोई भी किसी को भी नहीं है घर में, और पर मुझे है। तो ये अभी ये कंफर्म नहीं है, रिसर्च में भी ऐसा ही बताया हुआ है कि कंफर्म नहीं है कि हेरिडिटी से भी होता है। ये क्यों होता है इसका कोई रीज़न नहीं है, आपके खाने पीने से या इससे कुछ नहीं होता है, ये फ्रॉम बर्थ होता है। वो भी अभी कोई भी साइंटिस्ट को या किसी को भी पता नहीं है क्यों होता है। सो और थर्ड जो इसका है वो है कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है अगर आपको पीसीओएस है तो पहली जो कॉम्प्लिकेशन है वो है इनफर्टिलिटी, जो कि मेरे केस में तो फुल ऑन थी। तो इनफर्टिलिटी इन द केस कि आपको बेबीज आप कंसीव नहीं कर पाओगे, और कंसीव कर भी पाओगे तो मिस हो जाएगा। मेरे साथ में क्या हुआ था अभी, एक्चुअली ये था कि जब प्रेगनेंसी नहीं रह रही है और सब तरह से हमने ट्राई कर लिया, मैंने होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और ये नॉर्मल जो दवाइयाँ होती है वो सब ट्राई कर ली, हर डॉक्टर को दिखा दिया, सारे रिपोर्ट्स करा लिए। मुझे पता था कि प्रॉब्लम है मुझ में, पीसीओएस की कोई दवा नहीं है। पीसीओएस पे मुझे एक ही डॉक्टर ने डिटेल में बताया, बाकी आज तक मैं जिन भी डॉक्टरों से मिली हूँ मुझे किसी ने पीसीओएस के बारे में नहीं बताया। ये चीज़ मैंने खुद ही डिस्कवर की, खुद ही मैंने सर्च किया, खुद ही मैंने डॉक्टर को क्रॉस क्वेश्चन करके सब कुछ पूछा है। बाकी डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएगा कि आपको पीसीओएस है, वो इतना टेक्निकली बात ही नहीं करते। लास्ट प्रेगनेंसी थी वर्तु के पहले, उसमें ऐसा हुआ था कि 3 मंथ्स के बाद में जो बेबी था उसकी हार्ट बीट बंद हो गई थी। वो एक और रीज़न था, वो मैं आगे आपको वीडियो बताऊंगी। बट ऐसा होता है पीसीओएस में कि बेबी को
अंदर रहने में प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से मिसगैरेजेस हो सकते हैं। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी मुझे था इसमें, कि लीवर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रह सकती है। तो अगर आपको लीवर से कोई प्रॉब्लम हो रही है पीसीओएस में, तो ये पीसीओएस की वजह से ही होती है, सीवियर हो जाती है, तो इसका भी ध्यान रखना ही पड़ता है। फोर्थ जो कॉम्प्लिकेशन, डिप्रेशन रहता है आपको, एंजाइटी रहती है आपको, और ईटिंग डिसऑर्डर रहते हैं, यानी कि खाने पे कोई बंदिश नहीं कर सकते। क्या होता है, कितना भी खा लो आप तो भी आपको भूख लगती रहती है, ये आपका पीसीओएस का रीजन है। ऐसा नहीं है कि मीन्स जबरदस्ती खा रहे हैं, पर ये एक जो हार्मोन है वो, उसकी वजह से आपको ये ईटिंग डिसऑर्डर रहते हैं, और ये खाने की वजह से आपको ओबेसिटी होती है, मोटापा बढ़ता है, जो कि एक और कॉम्प्लिकेशन है पीसीओएस से होता है। आपके मूड स्विंग्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें, और मेरे साथ भी हुई हैं काफ़ी चीज़ें। तो मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, अभी आगे मैं आपको सब बताऊंगी उसमें कि मैंने क्या किया उसके लिए। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है, ये ओवरव्यू था पीसीओएस का, कि मैंने आपको उसके सिम्टम्स बताए, फिर उसका रीज़न बताया जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है, और तीसरी चीज़ मैंने उसकी कॉम्प्लिकेशंस बताई। तो ये पीसीओएस की चीज़ है। अगर ये सब चीज़ें आपको हो रही हैं, यानी आपको पीसीओएस 2015 में मुझे एक प्रेगनेंसी रही थी, ना कोई दवा ली मैंने, कुछ नहीं, ऐसे ही रही थी, और कंसीव होने के बाद सब कुछ ठीक था, बट आफ्टर 3 मंथ्स मेरी अल्ट्रासाउंड हुई, उसके बाद उसके 2 या 3 दिन के बाद मैं घर पे ही वो तो रेगुलर चेकअप के लिए मुझे जाना था, इसलिए मुझे पता चला, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि जो बेबी था उसके जो हार्ट बीट थी वो बंद हो गई थी, हार्ट बीट बंद हो गई, यानी उसके बाद कुछ अपने पास रीज़न ही नहीं, और एक्चुअली ये था कि कब बंद हुई थी हमें वो भी नहीं, टर्मिनेट करनी पड़ी मेरी प्रेगनेंसी। तो फिर उसके बाद 3 साल हो गए मुझे कुछ कंसीव नहीं हुआ, बहुत ट्राई किया, बहुत दवाई की, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि अगर आपको एक प्रेगनेंसी रह गई और एक प्रेगनेंसी आपकी ख़राब हो गई है तो आपको तुरंत ही दूसरी प्रेगनेंसी रह जाती है। तो मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरे केस में ऐसा था कि 3 साल के बाद, वो भी बाय चांस, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया था एक डॉक्टर के बारे में, तो वो डॉक्टर के पास मैं गई थी, और हमने यही ट्राई किया था 9 साल के बाद, जब हम गए और जब थक चुके थे हर जगह से दवाइयाँ लेके और सारी रिपोर्ट्स करा के, कितने इंजेक्शन्स लेके, तो उसके बाद इस डॉक्टर के पास हम गए थे आईवीएफ का पूछने के लिए, कि हमें आईवीएफ कराना है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे कंसीव होगा ही नहीं तो फिर आगे दवा लेके या कुछ करके क्या फ़ायदा होने वाला था। और डॉक्टर्स आपको बताते नहीं है ना कि प्रॉब्लम अगर आपको नहीं रह रहा है तो वो आपको ऑप्शन नहीं देते हैं, वो आपको दवाई चालू रखते हैं, और दवाई से क्या होता है, मेरी बॉडी पे उसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे थे दवाई के, तो दवाई मैं अब नहीं ले सकती थी, आज तक मुझे वो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, और दवाइयाँ बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है, बहुत दवाइयाँ खाई है मैंने। और तो हम इन डॉक्टर के पास आए, इन डॉक्टर ने मुझे बोला, हम आईवीएफ का पूछने आए थे, तो ये डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप एक बार ट्राई कीजिए, मैं आपको कंसीव करने की दवा देती हूँ और आप ट्राई कीजिए एक बार, कि अगर आपको नहीं रहता है, अगर आपको कंसीव नहीं होता है तो फिर मैं आपको आईयूआई एक प्रोसीजर था वो कर दूंगी, उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर आईवीएफ का ऑप्शन रहता है कि फिर आईवीएफ कर सकते थे हम। तो पहली बार जब उन्होंने मुझे कंसीव करने की दवा दी थी ना, तब भी मुझे ऐसा ही था कि नहीं, अब तो नहीं होने वाला है, कि कितनी दवाई खा ली है, दवाई नहीं खानी थी मेरे को, पर तो भी अब डॉक्टर ने बोला था तो मुझे खानी पड़ी, और खाई दवाई, मैंने स्टार्ट की, और नेक्स्ट मंथ प्रेगनेंसी रह गई, तो कंसीव हो गया। और यही डॉक्टर ने मुझे पीसीओएस के बारे में भी काफ़ी डिटेल से समझाया, उन्होंने मेरे को बताया, और प्रेगनेंसी रही तो फिर मुझे वही डर था कि अभी 3 मंथ्स होंगे और सपोज ऐसा हो गया कुछ, फिर से हार्ट बीट बंद हो गई तो मैं क्या करूँगी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया वीकली डॉक्टर के पास जाना। एक्चुअली क्या होता है, जब आपको प्रेगनेंसी रहती है तब आपको डॉक्टर 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद बुलाते हैं, जब आपके आगे आगे ट्राइमेस्टर बढ़ते हैं उसके बाद आपको डॉक्टर उस हिसाब से बुलाते रहते हैं। तो पर मेरे केस में मैंने बहुत ध्यान रखा, हार्ट बीट पे मैं बहुत ज़्यादा
प्रेशराइज करती थी डॉक्टर को हमेशा जाके हार्ट बीट सुनना। 3 मंथ्स के बाद में हार्ट बीट डर रहता है ना कि अगर आपकी एक प्रेगनेंसी बिगड़ी और ये रीज़न था तो आपको वो डर रहता ही है। तो मेरे को भी डर था। फिर ऐसे ऐसे 3 मंथ्स निकले, 4 मंथ्स निकले, 5 मंथ्स निकले। मेरी पहली अल्ट्रासाउंड हुई और उसके बाद में 3D हुई। 3D में भी सब कुछ नॉर्मल था, बेबी एकदम परफेक्ट था। और उसके बाद में 5th मंथ में ही 3D अल्ट्रासाउंड दूसरा था हमारा। तो हम वो करवाने गए और वहाँ पे जाके पता चला कि जो मेरा एमनाइटिक फ्लूइड है वो बिल्कुल कम है। पता नहीं वो कैसे कम हुआ, मुझे भी पता नहीं चला। और मैं वीकली बेसिस पे डॉक्टर के पास जा ही रही थी ना, डॉक्टर को पता चला। जो हुआ उस वीक में ही हुआ होगा जिस वीक में मैं बताने गई, और उसके बाद नेक्स्ट वीक जाना था मुझे। तो मुझे 5th मंथ में पता चला कि मेरा एमनाइटिक फ्लूइड एकदम लो है, लोएस्ट लेवल था। तो मीन्स कुछ 12 होना चाहिए और मेरा 4 या 5 था। अब प्रॉब्लम ये थी कि 5th मंथ हो गया था, बेबी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया था, बेबी के हार्ट बीट्स बन गए थे, बेबी के बहुत से जो पार्ट्स थे वो बन गए थे। और इस स्टेज पे जब ऐसा आप सुनो कि एमनाइटिक फ्लूइड जो है वो कम हो गया है, और फिर जैसे कि मेरी नॉर्मल आदत है, मैंने आके गूगल किया, सब चेक किया। डॉक्टर के पास बाद में गई मैं, पहले मैंने गूगल किया। तो उसमें मुझे पता चला कि जो बेबी है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। जो उसकी जो मेन चीज होती है सर्वाइवल की, वो होती है एमनाइटिक फ्लूइड। जब वो ही नहीं है तो मूव कैसे करेगा अंदर? जब आपको प्रेगनेंसी रहती है तो आपको वाइट फ्लूइड जो है वो पास ऑन होता रहता है। तो पता नहीं वो कैसे निकला, मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सीधा बोल दिया 50-50 चांसेस है, या तो टर्मिनेट करना पड़ेगा बेबी को, और अगर रखना है तो फिर देखा जाएगा कि कैसे वो होगा। दवाई ववाई दी मुझे, का पानी मुझे पीने को बोला, मोस्ट ऑफ मुझे फ्लूइड्स लेने को बोले, और बेड रेस्ट बोला, फुल ऑन बेड रेस्ट। मैं उठ नहीं सकती थी जरा भी। अगर उठती और फिर लीक हो जाता तो और भी रिस्क था कि और फ्लूइड निकल जाता। फिर ऐसे ऐसे करके मैंने पानी पीना चालू किया, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि भले आप इतना कुछ पानी पी लो या कुछ भी कर लो, पर बेबी जो अंदर नहीं सब सरवाइव कर पाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको टर्मिनेट करनी ही पड़ेगी। क्या होता है कि जब आपको ये सब चीज़ें पता चलती है तो आपको ऐसा लगता है कि एक तो बेबी हम हमारे जब अंदर आता है तो उस एक अलग से फीलिंग हो जाती है, उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाता है। और लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसा हुआ, दिस टाइम ऑल्सो सेम थिंग। तो काफ़ी ज़्यादा मैं, और उस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं अकेली थी घर में, क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस जाते थे। और फिर उसके बाद उससे पहले मैं जॉब करी थी, 5th मंथ तक मैंने जॉब की, सब ठीक था। तो जब आप घर पे अकेले रहते हो और प्लस ये कॉम्प्लिकेशन होती है तो आप क्या करोगे? पानी भर के रखती थी, पानी बॉटल में पूरे दिन पानी पीना, यानी बहुत नहीं भी अच्छा लगता था ना तो भी पीती थी, क्योंकि मैंने अंदर से ना एकदम डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये बेबी लाना ही है। मैं मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक एक स्टेज ऐसा होता है कि आपकी एज भी बढ़ रही है और आपका बेबी भी नहीं हो रहा है, और क्या कर सकते हो आप? और ऐसा नहीं था कि मुझे घर से कुछ प्रेशर से ही करके मैंने पाँचवा महीना मेरा पूरा हुआ, 6 मंथ पूरा हुआ। फिर डॉक्टर के पास तो वीकली बेसिस पे हमें जाना ही था दिखाने। बहुत जो फ्लूइड का जो लेवल है वो ऊपर नहीं हो रहा था, फ्लूइड का लेवल नीचे जाता जा रहा था। लास्ट कुछ 3 रहा था, 4 से 3 हुआ, 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ। 12 होना चाहिए, 12 की जगह पे 5, 4 और 3 कम होता जा रहा था। डॉक्टर ने भी बताया कि लीक हो रहा है, या क्योंकि जब मैं टेस्ट कराने जाती और सोनोग्राफी के लिए जाती तब सब नॉर्मल रहता, पर तब लीक नहीं हो रहा था। पता नहीं कैसे वो कम हो रहा था। अब जब बेबी अंदर बड़ा होता जाता है तो उसका जो अंदर जो मूव करने का जो प्रोसेस है वो बढ़ता जाता है। तो मेरा बेबी अंदर मूव नहीं कर पा रहा था। तब क्या कर सकते थे? ऐसा था कि अभी प्रॉब्लम ये थी कि टर्मिनेट करवा दें। अगर बेबी आया और उसको कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती थी, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता था। फ्लूइड नहीं था आपकी बॉडी में, तब बेबी
को सांस लेने में तकलीफ होती है, और सांस लेने में तकलीफ होगी यानी उसके लंग्स पे सीधा सीधा असर होता है। उसके बाद में ये डिसीजन लिया, मेरी जो डॉक्टर थी, गायनिक थी, बहुत ही अच्छी थी वो, उनने ये डिसीजन लिया कि हम फ्लूइड आप पी रहे तो हो ही, पर हम फ्लूइड आपको चढ़ाएंगे भी, यानी आईवी मुझे चढ़ाते थे। एक वीक में 2 बार आईवी चढ़ती थी मुझे, यानी आप सोचिए 5, 5th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ, जब तक प्रेगनेंसी पूरी नहीं हुई तब तक मुझे वीकली 2-2 बॉटल चढ़वानी थी ग्लूकोज की। पर उस स्टेज पे हमें पता ही नहीं था कि प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगी कि नहीं, हम लोग एक रिस्क ले रहे थे, ये फ्लूइड चढ़ाना या पानी पीना या जो भी। अभी तक के केस थे, मेरी जो गायनिक थी वो उनका कहना ऐसा था कि अभी तक के जो केस थे ना, उसमें से 90% जब ये फ्लूइड की प्रॉब्लम होती है तो बेबी सरवाइव नहीं करता है। आ, वो ही उसका कहना था। पर मैं कैसे मान लेती, मैं इतने सालों के बाद मैं कुछ एक्सपीरियंस कर रही थी बॉडी में, तो फिर मैं कैसे मान लेती। मैंने ट्राई किया, मैंने टर्मिनेट नहीं करने दिया प्रेगनेंसी को, मैंने ट्राई किया, मैंने फ्लूइड लिया, सब लिया, चल रही थी, बॉटल चढ़ाना, दवाई खाना, फ्लूइड पीना। उस टाइम वो दिसंबर का टाइम था, यही दिन थे वो सब। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि 17th, 18th और 19th, हाँ 16th को हम लोग गए थे 3D सोनोग्राफी के लिए। तो अल्ट्रासाउंड में आया कि पानी जो है उसका लेवल 3 चला गया है। 3 यानी तो लोएस्ट होता है, तो 3 चला गया। तो अब डॉक्टर को जब हम दिखाने आए, डॉक्टर ने बोला आपको आज ही डिलीवरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि बेबी का जो लाइफ है वो डेंजर में है। अगर आपको बेबी चाहिए, अब उसके बाद भी मैं रिस्क आपको ये बता देती हूँ कि बेबी सरवाइव करेगा बाहर आके भी या नहीं, वो भी कंफर्म नहीं था। तो हमको डिसीजन लेना था, का टाइम दिया था मैम ने। 16th को हमने जब सोनोग्राफी कराई तब हमको बोला था 17th, 18th या 19th, 3 दिन है आपके पास में, आप इसको आप डिसीजन ले लीजिए। अब हम अकेले हैं यहाँ पे, और पेरेंट्स को भी बुलाने में तो टाइम लगता है, हर चीज़ का आप डिसीजन लेते हो तो आपको टाइम तो लगता है। कहाँ हमने सोचा था फेब में बेबी आएगा, और कहाँ पे दिसंबर में एकदम से हो रहा है, तो हमें तो सोचना ही पड़ेगा। फिर भी हमने डिसीज़न लिया कि मैंने अपनी मम्मी से बात की, मेरी सिस्टर से बात की, और मेरी फ्रेंड से बात की। तो सब ने बोला ठीक है, आप देख लीजिए आपको कैसा ठीक लगता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेबी। तो रिस्क हो सकता था ना, अगर बेबी को अंदर कुछ हो जाता तो मुझे भी कुछ हो जाता, मेरे लिए भी रिस्की ही था वो। तो हमने फिर डिसीज़न लिया कि 19th को वेडनेसडे था, तो 19th ऑफ दिसंबर को हमने डिसीज़न ले लिया। 18th को मैडम को बता दिया था हमने, मैडम यानी गायनिक को, कि हम जो हैं रेडी हैं, और 19th को हम डिलीवरी जैसे जैसे टाइम गया, और 19th को बहुत डर डर के मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में जो प्रोसीजर्स होते हैं वो सब हुए, और मुझे अंदर रूम में ले जाया गया जिसमें डिलीवरी होती है। जब आप एक्चुअली क्या होता है कि जब सी सेक्शन डिलीवरी होती है, मेरी नॉर्मल तो होने वाली नहीं थी वैसे भी, और सी सेक्शन होती है ना, तब क्या होता है कि आपका जो पेट के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, वो लोग उसमें एनेस्थीसिया नहीं देते हैं आपको, बाकी का जो नीचे का जो एरिया होता है उसे वो लोग सुन कर देते हैं। तो वही हुआ मेरे साथ। जब ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो और आप देख रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि बेबी कैसा है, बेबी कैसा है, और उस टाइम पे भगवान का नाम ले रही थी, क्या कर सकते हैं, बेबी बस ठीक हो। मुझे मेरी तो टेंशन थी नहीं, बेबी की टेंशन थी कि बेबी बस ठीक होना चाहिए, कुछ भी हो बेबी ठीक होना चाहिए, क्योंकि इतने साल की मेरी फीलिंग्स थी, इतने साल जो मैंने वेट किया अपने बेबी के लिए, इतने साल मैं लड़ी, तो अब कैसे मैं हार मान सकती थी। तो मैंने बस भगवान का नाम लिया, और सुबह मैं 7, 7:30, 8 बजे के आसपास मैं हॉस्पिटल गई थी, और जब मुझे ले जाया गया तब 9, 9:30 के आसपास बजे थे, तो 1-1.5 घंटा लग गया था। तो और हुआ ये कि जब सीज़र हो रहा था, जब उसके बाद जब बेबी को निकाला जाता है बाहर, तो मेरा जो बेबी था, मिरेकल बेबी, उसका हाथ है ना मेरे पेट के अंदर फंस गया। अब आप सोचिए, हाथ जब फंस गया और आपके सामने डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं कि बेबी का हाथ काटना पड़ेगा,
और बेबी जो है वो हाथ काटना पड़ेगा, और बेबी जो है वो अंदर उसका हाथ फंस गया है, और आप ये सुन रहे हो, तो आपकी क्या हालत होगी। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस प्लस एक और कॉम्प्लिकेशंस डिलीवरी के टाइम पे। तब तो हालत ख़राब हो गई थी, बट मैंने कंट्रोल रखा। मैंने कहा जो होगा भगवान है अभी मेरे साथ, मैं इस टाइम भगवान के ऊपर सब छोड़ देती हूँ। तो उन्होंने कैसे भी तो करके, मुझे फील हुआ, उन्होंने खींचा और खींच के इसका हाथ जो है वो निकाला। तो फिर भी अभी टेंशन ये थी कि बेबी रो नहीं रहा था। बेबी रोए नहीं तब तक तो आपको पता नहीं चलेगा कि बेबी है नहीं है। अब बेबी सरवाइव किया है कि नहीं किया है। अभी तक मैंने इतना लड़ लिया, पर अब थी बारी बेबी की लड़ने की। तो थोड़ी देर हुई तो रोने की आवाज़ आई। तो वो जो मोमेंट था वो बहुत 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 ही प्रेशियस था मेरे लिए। बहुत ही बोल सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे सबसे जो हसीन पल था वो था। और फिर मैंने तब ये भी नहीं सोचा कि मुझे बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुई है, और मुझे बेबी गर्ल चाहिए थी। मैंने भगवान से पहले ही प्रे किया था कि मुझे जब भी बेबी हो मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए। तो बस मैंने हाँ, अभी मुझे पता नहीं था वो रो रहा था, और बेबी का जो चीखना था ना वो जोरदार था। वो उसका जो रोना था वो मुझे आज भी कान में याद है कि वो कैसे जोर से चिल्लाई थी। और तब वर्तु आई, और एग्जैक्टली 10:38 AM को 19 दिसंबर को वर्तु आई। और फिर भी वो मेरे हाथ में तो नहीं आई। और वो उसका तुरंत ही जब वो थे ना, डॉक्टर्स को बुलाया होता, पीडियाट्रिशियन आए हुए थे, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो उसे चेक किया गया, उसे रुलाया गया बार बार। और मैं देख रही थी, मैंने ये सब चीज़ें देखी है, क्योंकि मेरा जो पेट के ऊपर का जो ये पूरा भाग था ये सुन नहीं था, मैं सब कुछ देख सकती थी। ये सब चीज़ें मैं देख रही थी। मेरे बेबी को वो लोग वाइप किया, और बेबी आई थी। और अगर मैं आपको उसका वेट बताऊँ तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि उसका वेट था खाली 1200 ग्राम्स। आप समझ सकते हैं, 1200 ग्राम्स खाली, नॉट किलो बट ग्राम्स। तो 1200 ग्राम्स का जब बच्चा हो, यानी वो थी इतनी सी, आप मेरे हाथ को देख रहे हैं, इतनी सी थी। और इतना छोटा बच्चा जी जाए, इतना छोटा बच्चा जो सरवाइव कर गया है। लंग्स सबसे पहले चेक हुए उसके, और लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था। इतनी जो हमने मेहनत की वो लंग्स के लिए ही की थी। जो बॉटल चढ़ाई, मैंने लिक्विड लिया, वो उसके लंग्स के लिए ही था। और उसको लंग्स में कोई 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 प्रॉब्लम नहीं रही। और मेरे सामने मैं उसे देख रही थी, बट एक चीज़ थी कि मैं उसे टच नहीं कर पाई। मैंने उसको सबसे पहले टच किया था, वो था काफ़ी दिनों के बाद। अब ये जो मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी थी, वो स्टोरी मैं कभी आपके साथ नेक्स्ट वीक या कभी और शेयर करूँगी। पर मेरे पास मेरी एंजल आ गई थी, और भले वो मेरे हाथ में नहीं आई थी पर मेरे सामने थी। जिसके लिए आज तक हमने मेहनत की, हमने इतना सफ़र किया, इतनी मैंने दवाई खाई, मैंने इतना वेट किया। वो जो इंसान था मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान, सबसे प्यारा इंसान, वो था। ये आई थी मेरे पास। ये सबसे गॉड का दिया हुआ सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट है मेरे लिए, जो मैंने बहुत छीन के लिया है भगवान से। मैं ऐसा समझती हूँ, क्योंकि भगवान देना नहीं चाहता था। उसने तो 5th मंथ में प्लानिंग कर ली थी भाई, कि ले लो वापस, अभी बहुत हो गया फीलिंग वीलिंग। पर मैंने हार नहीं मानी। और ये जो मैं अपनी इमोशनल तो मैं होती ही हूँ, पर ये स्टोरी बताने का एक रीज़न ये भी है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह और भी जो लेडीज़ हैं वो बिना बेबी के रहें, और उनको मौका ही ना मिले अपनी मदरहुड एक्सप्लोर करने का। तो मैं उन्हीं से ये सब बताऊंगी कि अगर आपके पास बेबी नहीं है तो आप या तो एडॉप्ट कर लीजिए। आजकल एडॉप्शन बहुत ही नॉर्मल बन गया है। आप अगर अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से सजेशन लीजिए।
और मैं जो ये डॉक्टर थी उनका भी आपको अगर डिटेल चाहिए कभी भी तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगी कि डॉक्टर कौन है क्या है। वो डॉक्टर बहुत अच्छी हैं और आज उन्हीं की वजह से मेरे घर पे बेबी है। मैं ऐसा ही बोलूँगी, जिस बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसको एनआईसीयू में रखना पड़ा, वो डिटेल मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी कि वहाँ की जर्नी कैसी थी। अभी कोई हमारी प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई थी, कोई बेबी आ गया था नो डाउट, पर बेबी हमारे हाथ में नहीं था अभी तक। वो हमसे छीन के ले जाया गया था हॉस्पिटल। वो था बेबी का हॉस्पिटल और वो था एनआईसीयू। तो बस यही था और मेरा सी सेक्शन हो गया था, वर्तु आ गई थी। और ये स्पेशल है मेरे लिए ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि अभी वर्तु का बर्थडे भी आ रहा है। इन वीडियोस के ज़रिए वो देखेगी कि उसकी मम्मा की फीलिंग क्या थी, क्या स्टोरी मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी मैंने 9 साल या उससे पहले का जो टाइम निकाला है, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी लेडीज़ को टाइम निकालना पड़े। और मैं उन सबके साथ हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या फिर आपको कोई भी सजेशन चाहिए मुझसे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी, जितना मेरे से हो पाएगा उतनी हेल्प करूँगी। और बस इतना ही वीडियो है आज का, ये मेरी फीलिंग्स थी। और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और शेयर तो ज़रूर कीजिए ऐसी मदर्स के साथ जो अभी तक मदर्स बनी नहीं है और ट्राई ट्राई कर रही हैं। इन लॉज तंग करते हैं, इन लॉज फोर्स करते हैं कि आप बेबी ला रहे क्यों नहीं हो, आपको क्या प्रॉब्लम है। हमारा जो समाज है ना, वो एग्जैक्टली ये करता है कि वो जेंट्स को या हाँ, आदमियों को कभी नहीं बोलता है। आदमियों को क्वेश्चन कोई नहीं करता है, लेडीज़ को क्वेश्चन करता है कि आपके बेबी क्यों नहीं हो रहा है, आपकी वजह से नहीं हो रहा है, आप नहीं लाना चाह रहे हो, या आपको अभी कंसीव नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें है ना, क्वेश्चन उठते हैं मेरे पे। मेरे इन लॉज ने कभी क्वेश्चन नहीं उठाया, मेरे मम्मी पापा ने कभी क्वेश्चन नहीं उठाया, पर ये चीज़ मेरे अंदर थी कि मुझे बेबी लाना है। वो मैं अगर कोई इन लॉ भी ये देख रहा है वीडियो मेरा, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने वो को फोर्स मत कीजिए। सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स पता है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कोई नहीं चाहता कि वो ये मदरहुड एक्सपीरियंस ना करे। इतनी अच्छी चीज़ कौन कौन नहीं चाहेगा कि उसको नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनको ये प्रॉब्लम रहे या उनको बेबी ना हो। तो आप उनको फोर्स मत कीजिए, बल्कि उनको साथ दीजिए उनका, ताकि वो अपने जो ये जर्नी है उसमें आगे बढ़ सके। अगर एडॉप्शन है, एडॉप्शन से भी डरिए मत। एडॉप्ट करके आप किसी बच्चे को अच्छी ज़िंदगी दोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एडॉप्शन में कोई प्रॉब्लम हो। तो बस ऐसा ही है कि आप बस लेडीज़ को थोड़ा खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और आपका ही डिसीजन है कि आपको एडॉप्ट करना है, आपको दवाई करानी है, आपको क्या कराना है, वो सब आपके ऊपर है। किसी के दबाव में आके या किसी के सोचने के हिसाब से मत चलिए, आप अपना सोचिए। और अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मैं हूँ ही आपकी हेल्प करने के लिए। और गायनिक का भी जो डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में, तो मैं वो भी आपको रख दूँगी। तो बस अब मेरा वीडियो शेयर करने का एक यही मोटिव था, और मैं यही चाहती हूँ कि जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया वैसा कोई ना एक्सपीरियंस करे। तो छोटी छोटी टिप्स होती हैं वो भी कभी मैं शेयर करूँगी साथ में आपके। तो बस आज का जो छोटा सा वीडियो था वो इतना ही। आई होप कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहे, आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो बस मिलती हूँ अपनी अगली जर्नी आपके साथ शेयर करने के लिए। नेक्स्ट मैं अपनी आगे की जर्नी आपके साथ में शेयर करूँगी। और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। हूँ आपसे अगली सीरीज़ में अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की और आपके लिए हेल्पफुल रखने के लिए। तो सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।